हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देखें कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी हैं उनमें इस टॉपिक से कम एक से दो क्वेश्चन तो फिक्स है कि पूछा ही जाता है। चाहे वो रेलवे हो, सेंट्रल एसएससी हो, चाहे किसी स्टेट के लिए एसएससी के एग्जाम्स हो, पीसीएस हो, तो हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो जेटेट के हो, सीटेट के परीक्षाएं हो, उनमें इस चैप्टर से सवाल तो पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यूज क्या होते हैं अलग अलग चीज़ों के, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड इंडिकेटर्स और आपके पास लिक्विड इंडिकेटर्स, मतलब कि किसी भी अम्ल की उपस्थिति का या क्षार की उपस्थिति का पता हम कैसे लगाते हैं, क्या उनके लिए सूचक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हम पीएच कहते हैं, ये पीएच वास्तव में होता क्या है। तो जो पीएच है ये आपका होता है लॉग, जो भी है हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लॉग को ही किस रूप में परिभाषित करते हैं, आपका पीएच के रूप में। अगर कहा जाए कि पीएच स्केल क्या है, तो पीएच क्या होता है कि किसी भी तत्व से निकलने वाले हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लॉग को किस रूप में परिभाषित करते हैं, आपका पीएच के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए लिखते हैं पीएच को हाइड्रोनियम आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लॉग के रूप में क्या किया जाता है, आपका परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल स्टेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लॉग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद है कि पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है, पीएच स्केल का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के क्या होता है आपका 14 तक। ठीक है, ये जो 7 मान है, 7 जो वैल्यू है, ये एक उदासीन मान है। ठीक है, उदासीन का मतलब है कि यहाँ ये ना तो अम्लीय है और ना तो क्षारीय है। जैसे आप देखें पानी, ठीक है, जो पानी है, जो जल है, वो शुद्ध रूप से एक उदासीन पदार्थ होता है। अगर हम बात करें जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड एक ऐसा यौगिक है जो बिल्कुल उदासीन यौगिक है, ना तो ये अम्ल है और ना तो क्या है आपका क्षार होता है। तो ये उदासीन, जो पदार्थ उदासीन होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, आपका 7 होता है। 7 से आप जितना कम जाते जाएंगे उन पदार्थों की अम्लीयता उतनी ज्यादा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और 7 से 14 की ओर जितना जाएंगे उस पदार्थ का क्षारीय गुण क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होता है, बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में हमने क्या देखा कि किसी भी पदार्थ के अम्लीय होने का अर्थ होता है कि उसमें हाइड्रोनियम यानी कि H+ आयन की सांद्रता का मान का बढ़ना। तो सवाल ऐसा भी हो सकता है कि जब आप क्या करते हैं कि दाएं से बाईं ओर आ रहे हैं, मतलब कि 7 से 0 की ओर आ रहे हैं, वैसे केसेस में H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ रहा होता है, और OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, आपका घट रहा होता है। इसी तरह से अगर 7 से आप 14 की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो वैसी स्थिति में OH- आयन आपका बढ़ रहा होता है और H+ आयन की मान क्या हो रहे थे, घट रहे होते हैं। इसी को पूछने का एक सवाल ऐसा होता है कि किसी पदार्थ का पीएच मान 6 है, जल मिलाए जाने पर उसका पीएच मान बढ़कर के 7 हो जाता है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ा है, मतलब कि कह रहा है कि पीएच मान पहले 7 था, अब क्या हो गया, आपका 6 से 7 हो गया, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होगी, तो 6 से 7 की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपका H+ आयन जो है वो घट रहा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ रहा होता है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, घट रहा है। कहा जाए कि जल में किसी X पदार्थ को मिलाने से उसका पीएच मान घट करके 6 से घट करके कितना हो गया, आपका 4 हो गया। सवाल ऐसा हो सकता है कि किसी पदार्थ का पीएच मान 6 है, किसी पदार्थ को मिलाने से उसका पीएच मान घट करके 4 हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अम्लता का मान बढ़ेगा, अम्लीयता का मान घटेगा। तो क्या हो रहा है कि 6 से 4 की ओर जाने पर पीएच मान क्या हो जाएगा, आपका घट रहा है। इसका मतलब कि अम्लीय गुण उसका क्या हो रहा है, आपका है, बढ़ रहा है। 7 से आप जितना शून्य की ओर आएंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका एसिडिक होगा, और 7 से आप जितना 14 की ओर जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। जैसे कि आप देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हमारा जो पाचक रस होता है हमारे आंतों में पाया जाता है, उसका पीएच मान लगभग 1.5 के अप्रॉक्स होता है, 1.2 से 1.5। ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है, तो पीएच मान लगभग इसके बीच में हो गया। हम देखते हैं जो डिटर्जेंट पाउडर या घरों में जो हम सोडा इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaO जो है उसका पीएच मान लगभग क्या होता है आपका 14, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका क्षारीय होता है। तो ध्यान में रखना है कि पीएच स्केल पर पाठ्यांक, हिंदी से अगर कहे कि पाठ्यांक या नंबर्स कितने से होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। एक आप 7 से 7 उदासीन मान को बताता है, 7 से जितना आप कम जाएं उतना ज्यादा वो अम्लीय होगा, 7 से आप जितना अधिक आप जाएंगे उतना ज्यादा वो मान क्या होगा आपका क्षारीय होगा। ठीक है, अब देखिए दैनिक जीवन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हम प्रयोग करते हैं, उनके पीएच मान से संबंधित सवाल आपके पास पूछे जाते हैं। जैसे नींबू का रस, ठीक है, तो नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है 2.2। पाचक रस मतलब कि हमारे स्टमक में, अमाशय में जो भोजन के पाचन के लिए जो रस निकलता है, जो बेसिकली क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसका मान कितना होता है आपका 1.2। एल्कोहल शराब का पीएच मान 2.8 से लेकर के 3.8 तक। मानव मूत्र का पीएच मान अम्लीय से लेकर के क्षारीय 4.8 से लेकर के 8.4। लार, हमारे मुंह में जो स्लाइवा है, ठीक है, इस स्लाइवा का मान जो होता है वो क्या होता है आपका 6.5 से लेकर के 7.5 तक होता है। ब्लड, हमारा रक्त जो है इसका पीएच मान कितना होता है 7.4। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि हमारे रक्त का पीएच मान कैसा है, तो 7.4 मतलब कि हम इसको कह सकते हैं हल्का क्षारीय गुण का होता है। रक्त कैसा होता है आपका, हल्का क्षारीय गुण का होता है। अम्लीय वर्षा, क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो कोई भी ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम है उस वर्षा को क्या कहते हैं आपका अम्लीय वर्षा कहते हैं। सामान्य तौर पर हमने देखा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। शुद्ध रूप में सबसे अगर जल कहीं पर उपलब्ध है तो वायुमंडल में उपलब्ध है, लेकिन वायुमंडल में किसी प्रकार के अशुद्धियों के कारण, जैसे ऑयल एंड रिफाइनरीज है उनसे निकलने वाले जो प्रदूषक है उनके कारण जल का पीएच मान घट जाता है। और अगर किसी भी वर्षा का पीएच मान 5.6 से है कम तो उसको क्या कहेंगे आपका अम्लीय वर्षा कहते हैं। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है 8.4, वो हल्का क्या होता है आपका क्षारीय प्रकृति का। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसका पीएच मान कितना होता है आपका 10 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब आपके पेट में इनडाइजेशन यानी कि अपच के कारण पेट में अत्यधिक जलन और दर्द होता है, वैसी स्थिति में पेट की अम्लता को कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा किस पदार्थ को लेने की सलाह दी जाती है। तो देखिए हमारे पेट में, स्टमक में बन रहा है, एसिड बन रहा है, और एसिड का क्षार के साथ एक उदासीन अभिक्रिया होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो वैसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सिरप आपको देते हैं, व्हाइट कलर का सिरप रहता है, आपको कहते हैं जैसे जेलुसिल वगैरह मार्केट में देखें, तो जब आप उसको पीते हैं तो पेट की अम्लता अधिक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस आपको दे दिया गया, दोनों अभिक्रिया करके आपके पेट की अम्लता को कम करते हैं और दर्द और जलन में क्या मिल जाती है आपको राहत मिल जाती है। तो वैसे पदार्थ जो अम्ल की प्रक्रिया को कम करने के लिए प्रयोग करें उसको कहा जाता है एसिड को मारने वाला, मतलब कि एंटी एसिड, एंटी ऑफ एसिड, तो इसको कहा जाता है एंटासिड। तो ध्यान में रखिएगा कि एंटासिड के रूप में डॉक्टर के द्वारा किस पदार्थ को लेने की सलाह दी जाती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है जो 10, जो पेट में बढ़ी हुई अम्लता को कम करने का क्या करता है आपका कार्य करता है। एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी मृदा की अम्लता बहुत अधिक है, कोई मिट्टी जो है उसकी अम्लता अगर बहुत अधिक बढ़ी है तो उसको अम्लता के गुण को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए, तो अम्लता के गुण को कम करने के लिए उसमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। चूना मिलाने से उस मिट्टी की अम्लता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके बाद प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके उपस्थित अम्ल के बारे में आपको सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कि सिरका या विनेगर जो होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। संतरा में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि संतरा प्रजाति के या नींबू प्रजाति के जितने भी खट्टे फल होते हैं उनको सिट्रस फ्रूट कहा ही जाता है। सिट्रस कहने का मतलब क्या है कि सभी खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका, सिट्रिक। तो चाहे वो संतरा लिखा जाए,
चाहे वो हम नींबू लिखे या आंवला लिखे, तो सभी खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका? सिट्रिक अम्ल। या इन खट्टे फलों को या नींबू प्रजाति के जो फल होते हैं इनको सिट्रस फ्रूट भी कहा जाता है। इसके बाद है टमरिंड, यानी कि इमली में पाया जाता है आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा रेलवे लेवल्स में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सॉर मिल्क, दही या फिर जिसको आप कहते हैं कर्ड, तो इसमें पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और आपको पता है कि दही के जमने के लिए भी उत्तरदायी बैक्टीरिया कौन से हैं? लैक्टोबैसिल जो बैक्टीरियाज होते हैं वही दही के जमने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद है आपका नींबू, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया ये सिट्रिक एसिड। चींटी का जो डंक है ये मैथनोइक एसिड, और आपके पास बिच्छू का जो डंक है ये मैथनोइक एसिड। कहीं कहीं ये डिबेट आप देखते हैं कि आप कहेंगे कि भाई फॉर्मिक एसिड, तो आप क्लास 9th एनसीईआरटी एसिड बेस के चैप्टर को उठा के देख लीजिए। एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग इन दोनों के लिए मैथनोइक एसिड ही आपको मिलेगा। बाकी अब मार्केट के जिस किताब को आप देखना चाहें तो वहां पे फॉर्मिक एसिड लिखने को लिख लेता है, बट हम जो सोर्स आपको ले रहे हैं क्लास 9th एसिड बेस चैप्टर एनसीईआरटी आप देख लें, वहां पर आपको चींटी के डंक के लिए मैथनोइक एसिड ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं कि अगर किसी भी विलयन के अम्ल या क्षार होने की उपस्थिति का हमें पता लगाना हो कि यह अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसके लिए कुछ सॉलिड इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड इंडिकेटर्स का मतलब कि पीएच पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के पीएच पेपर हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है लाल और दूसरा क्या होता है आपका नीला। तो अगर मान लीजिए कि कोई विलयन आपका अम्लीय है और उसमें आपने रेड लिटमस पेपर को डाल दिया, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो पीएच पेपर कैसा दिखेगा आपका? लाल ही दिखेगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर को जब किसी क्षार में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीले रंग में बदल जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी नीले लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में डाल दें तो उसका रंग कैसा हो जाता है आपका? लाल हो जाता है। और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसी नीले लिटमस पत्र का आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसा होता है, तो नीले लिटमस पत्र को कैसा बना देगा आपका? लाल। इस तरह से कलर आप देख सकते हैं, जबकि आपके पास क्षार की उपस्थिति में नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमन एक लड़का है जिसको किसी परख नली में पदार्थ दे दिया गया है और उसे ये बताना है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, किंतु उसके पास एक ही लिटमस पेपर है लाल रंग का। तो सीधा सा बात है कि अगर उस विलयन में उसने लिटमस पेपर को डाला, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये बता सकता है कि वो विलयन क्या रहेगा आपका? एसिड है। और अगर परिवर्तन होकर के उसका रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, तो कहा जाएगा कि वो विलयन क्या है आपका? क्षार है। तो सवाल के पूछने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि लाल लिटमस पत्र जो है वो क्षार की उपस्थिति में आपका नीला हो जाता है, और नीला लिटमस पत्र जो होता है वो अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाता है आपका? लाल होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था सॉलिड इंडिकेटर्स, मतलब कि पेपर जिसको आप लिक्विड में डीप करके इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनको अगर उस विलयन में डाला जाए, मतलब कि एसिड या बेस के विलयन में डाला जाए, तो उस विलयन के कलर को ही क्या कर देते हैं आपका? चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए कि थाइमिथाइल ब्लू फर्स्ट चेंज जो होता है अम्ल की उपस्थिति में उस विलयन का रंग को कैसा कर देगा आपका? लाल। और क्षार की उपस्थिति में इसका रंग कैसा रहेगा आपका? पीला। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज, तो ये अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाएगा आपका? लाल। और क्षार की उपस्थिति में कैसा हो जाएगा आपके? पीला। मिथाइल रेड जो है अम्ल की उपस्थिति में रहेगा पीला, और क्षार की उपस्थिति में कैसा होगा आपका? लाल। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है फिनोप्थलीन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि अम्ल की उपस्थिति में फिनोप्थलीन का रंग कैसा होता है? तो ये कैसा होता है आपका? सफेद रंग का रहता है, मतलब कलरलेस, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि क्षार की उपस्थिति में फिनोप्थलीन क्या हो जाता है आपका? पिंक कलर का हो जाता है। देखिए मार्केट में फुटपाथ पे ना बहुत सारे ज्योतिष लोग होते हैं जो स्टोन बेचने का काम करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि आपका स्टोन आपको खुद चुन लेगा। चुन कैसे लेगा? वो क्या करते हैं कि एक स्टोन आपके हाथ पे रखेंगे और कुछ पानी डालेंगे, पानी का रंग नहीं बदला, एक्चुअली वो पानी रहता है आपका चूने का पानी रहता है। और जब जिस स्टोन को आपके लिए बेचना रहेगा ना, तो स्टोन देते समय क्या करते हैं? कटोरी के बगल में एक कॉटन में लोग फिनोप्थलीन लगा के रखे रहते हैं। अब फिनोप्थलीन छू करके उस स्टोन को पकड़ के उसने आपके हाथ पे डाल दिया। अब जब चूना पानी डालेंगे तो क्षार की उपस्थिति में उसका रंग कैसा हो जाएगा आपका?
फेनोप्थिलीन था, आपने पहले से लगा लिया, उंगली में स्टोन को छू लिया। अब आपने क्या किया कि चूने के पानी को, क्षार को आपने डाला, तो अब स्टोन के आसपास का रंग, वो पानी का रंग कैसा हो जाए, पिंक। तो कहेगा कि आपके भाग ने आपके स्टोन को चुन लिया। तो ऐसे ठगे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अब से ऐसा ठगी वाला काम तो नहीं जाना है। इसके बाद देखिएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यानी कि सार्वत्रिक सूचक जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में लाल रंग प्रदान करते हैं, जबकि क्षार की उपस्थिति में इसका कलर कैसा हो जाता है, आपका पर्पल कलर हो जाता है। और इसके बाद है फेनॉल रेड होता है। तो फेनॉल रेड जो होता है ये अम्ल में भी और आपके इन दोनों स्थितियों में इनके पीला रंग, मतलब कि यहाँ पर लाल रंग हो जाएगा क्षार की उपस्थिति में, और आपके पास अम्ल की उपस्थिति में कैसा रंग रहेगा, आपका पीला रंग रहेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो 4 कलर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फेनॉल, थाइमिथाइल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फेनोप्थिलीन। तो ये 4 इंडिकेटर्स का नाम आप लोग क्या करेंगे कि जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे प्राकृतिक सूचक होते हैं जो आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए हल्दी, घर में आपके किचन में हल्दी है, इस किसी कपड़े पर हल्दी लगा हुआ है, तो अम्ल की उपस्थिति में आप क्या पाएंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता करना हो और कुछ नहीं है, तो सूती एक कपड़े का टुकड़ा लीजिए और उसके किसी हल्दी के पानी में आप डुबो करके उसको सुखा करके रख लीजिए। अब किसी विलयन में अगर अम्ल होगा और उस सूती कपड़े को आप उसमें डालेंगे, तो सूती कपड़े का रंग कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, पीला रंग का बना रहेगा। आप अचार देखते ना, अचार में डाली हुई हल्दी का रंग कैसा रह जाता है, आपका पीला। लेकिन किसी कपड़े पर अगर हल्दी लगाया है और उसके ऊपर अब जब साबुन लगाते हैं तो कपड़े का रंग तुरंत कैसा हो जाता है, आपका लाल बदल जाता है। तो अगर आपको पता करना हो कि कोई विलयन का रंग मतलब कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो एक तरीका हो सकता है कि आपके घर में उपस्थित जो हल्दी है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब क्या कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए घ्राण सूचक पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आपके किचन में उपस्थित लहसुन। लहसुन क्या होगा कि अम्ल की उपस्थिति में, जैसे लहसुन को आप कूट लिए, उसका जो रस है उस रस को आप क्या करें, किसी कपड़े में भिगो करके आपने रख लिया। अम्ल की उपस्थिति में लहसुन के गंध में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, लेकिन क्षार के साथ जाते के साथ में लहसुन का रंग जो होता है वो उड़ जाता है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सुगंध के आधार पे भी अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं। तो वैसे सूचक जो गंध के आधार पर अम्ल और क्षार का पता बताते हैं उनको कहा जाता है घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि हल्दी जो है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है जिसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार के लिए कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहने को तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द डीप जितने भी तरह के पैटर्न के एग्जाम्स हो, चाहे वो किसी टीचर लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो, पीसीएस की परीक्षाएं हो, यूपीएससी की परीक्षाएं हो, ये एसिड बेस के ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और 1 से 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छे प्रकार से इनको कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। थैंक यू एवरीवन।